नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। बजट के बाद तेल तिलहन इंडस्ट्री के सेक्टर में क्या होंगे बड़े बदलाव, क्या कुछ करने की इसके लिए ज़रूरत है। हालांकि बजट में जो अनाउंस हुए वो बहुत कुछ एग्री सेक्टर के लिए तो नहीं हुए, लेकिन तिलहन इंडस्ट्री पर सरकार का फोकस था। सरकार ने इस बात को दोहराया है कि तिलहन में आत्मनिर्भर बनने की ओर काम करना होगा, इस पर फोकस बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन एक कॉन्क्रीट कुछ फैसला नहीं हुआ। चलिए, लेकिन इंडस्ट्री इस ओर क्या चाहती है, क्या सपोर्ट सरकार से चाहती है और वो इस दिशा में क्या काम कर सकते हैं, इस मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। हमारे साथ आईबीपीए के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई जी हैं और अजय झुंझुनवाला साहब हैं, प्रेसिडेंट है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सुधाकर जी, आपसे बात करेंगे। नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, काफी समय से इस पर चर्चा हो रही है, सरकार ने इस पर अब फोकस बढ़ाया है। सरकार की तैयारी है कि अगले 5 साल में वो इंपोर्ट पर जो निर्भरता है उसको काफी हद तक कम कर देंगे, लेकिन कोई कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट को लेकर, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर कुछ ऐलान नहीं हुए। आप इस पर क्या कहेंगे सुधाकर जी, इस फैसले पर? हाँ, थैंक यू जी। देखिए, हमको तो लगता है कि कुछ काम तो जरूर होता होगा। जैसे आप देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। इंडिया इंडिया में 21% ऑफ द वर्ल्ड एकरेज ऑयल सीड में है, लेकिन उसमें प्रोडक्शन शेयर जो है खाली 5% है। तो इसमें क्या है, ऑब्वियस एक चीज बनता है कि इंडिया जो है अपना प्रोडक्टिविटी, एंड टू एंड सॉल्यूशन और इन्वेस्टमेंट्स, कॉम्प्रहेंसिव लुक, वो तो एक प्लान तो अलग है। मैं समझता हूँ कि ये प्लान जरूर बनता होगा और रिलीज होना चाहिए। क्योंकि अगर हम क्यों ऐसा हमको लगता है, क्योंकि जैसे ऑयल पाम मिशन के लिए जो डिटेल्ड एलोकेशन वगैरह जो वर्किंग हुआ था, आई थिंक दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स भी एड्रेस किया गया था। शायद उसमें प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम भी था। मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो अश्योर्ड इनकम, जो वायबिलिटी गैप है पाम ऑयल में, वो भी भरने का गवर्नमेंट का स्कीम था। तो इस बार अगर नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड अगर आएगा कॉम्प्रहेंसिवली, I think we as IVPA have suggested a few things. Of course, what we required or what we asked is quite high. We had asked for 30,000 crores of budget in the next 5 years. किस किस सेगमेंट में क्या क्या इन्वेस्ट करना है, और कैसे हम आज का जो 65% डिपेंडेंसी है, मतलब इट इज़ रियली कंसर्निंग। आप समझ लीजिए, इंडिया में 1 किलो का अगर पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ता है तो दुनिया में कहीं ना कहीं 14 लाख टन का पैदावार चाहिए। जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया में पाम ऑयल मोरल स्टैग्नेंट है। तो आई थिंक एज ए स्ट्रेटजी इंडिया को तो देयर इज नो क्वेश्चन। और जैसे यूक्रेन वगैरह जियो पॉलिटिकल टेंशन आया था तो हमारा वल्नरेबिलिटी उसमें समझ में आ गया था हमको। तीसरा, अगर इतना वॉलेटाइल मार्केट में विद 65% डिपेंडेंसी, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन भी हमारे पास आ जाता है एंड वाइस वर्सा। लेकिन आज के सिचुएशन ये सब देखते हुए कि आई थिंक इट इज़ अ नेशनल प्रायोरिटी फॉर श्योर। एंड हमने भी बताया था कि पहले की रेपसीड मस्टर्ड जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वाई? बिकॉज दे आर इंडिजिनस ऑयल्स जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। और ये अपना अपना प्रॉपर्टी है, इंडिया का प्रॉपर्टी है। कि मस्टर्ड ऑयल का देखिए 30-35% विदाउट नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड भी प्राइसेस तो बढ़ ही गया था। सोयाबीन क्रॉप भी 20-25% पिछले 3 साल में बढ़ा हुआ है। सो आई थिंक वी नीड एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि एक ऑयल सीड है, वी शुड वर्क ऑन सनफ्लावर विथ 42%। साउथ में काफ़ी पैदा हुआ करता था पहले, बिहार यूपी में भी सनफ्लावर ग्रो होता था मेरे ख्याल से 20 साल पहले। तो आई थिंक वी नीड टू इन्विगरेट एंड री एनर्जाइज दिस डोमेस्टिक ऑयल सीड सेक्टर। टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड सीड से लेकर प्राइस रिस्क मैनेजमेंट तक, द होल चेन, ट्रेड बॉडीज को साथ में लेकर के, और काफ़ी इसमें ये बजटरी एलोकेशन करके ये करने से। दिशा में हाँ जी। इंडस्ट्री की भी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है। अजय जी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन, आप लोग एक प्रीमियर एसोसिएशन हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। देश के जितने भी लीडिंग कंपनियां हैं एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ की, वो सब आपके एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। आप लोग इस दिशा में क्या कर रहे हैं
सरकार तो ऐलान की है, सरकार की तरफ से भी कुछ कॉन्क्रीट उस तरह के चीजें नहीं दिख रही है। आप लोग एसोसिएशन की तरफ से क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे बढ़िया इस बार जो इन्होंने अभी वोट ऑफ अकाउंट में जो आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान के बारे में जो जिक्र किया है, उसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि उन्होंने उसके साथ दिया भी है कि किन किन एरियाज पर वो फोकस करेंगे। जैसे उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटीज कहा है, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स इन कहा है, मार्केट लिंकेजेस, प्रोक्योरमेंट, वैल्यू एडिशन, क्रॉप इंश्योरेंस, ये सब बातें की हैं। तो हम लोग तो उसको बड़ा पॉजिटिव देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, ये एक्चुअली जरूरत है, और हमारा एसोसिएशन और हमारी इंडस्ट्री इसको बहुत टाइम से कहती आ रही है। हाई यील्डिंग, जैसा अभी सुधाकर जी ने कहा कि हमारे यहाँ काफी कम पैदावार, बहुत कम है, रफली वर्ल्ड का हाफ है हर सेक्टर में। तो उसके ऊपर नए जो जीएम सीड्स हैं या जो नया अनुसंधान करने की जरूरत है, हाई यील्डिंग वेराइटीज देके यील्ड बढ़ानी चाहिए। एडॉप्शन ऑफ मॉडल टेक्निक्स में जैसे हमारा एसोसिएशन मॉडल फार्म्स को बहुत प्रमोट कर रहा है। हम लोग अपने एसोसिएशन लेवल पर इंडस्ट्री के फंड से काफी मॉडल फार्म्स पर काम कर रहे हैं। तो ये भी एक गवर्नमेंट ने इसके मतलब इसको आइडेंटिफाई किया है, और दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। हम एक गांव में एक मॉडल फार्म बनाते हैं और उसके ऊपर उसको देख के अगल बगल के किसान जो बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हैं, और उनको हर साल 20-25% का इजाफा होता है। तीसरा उन्होंने कहा मार्केट लिंकेजेस। हम इसको ये समझते हैं कि बेटर रियलाइजेशन टू द फार्मर ऑफ हिज क्रॉप, ये हमको इंश्योर करना चाहिए। इंडस्ट्री को भी उसके लिए उसमें क्या उसका रख रखाव है फसल का, या उसका जो और जो तरीके हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उनको एम्प्लॉय करना चाहिए। प्रोक्योरमेंट, जैसे एमएसपी पर हम लोग कहते आ रहे हैं, हमारा एसोसिएशन कहता आ रहा है, हमारी इंडस्ट्री कहती आ रही है कि साहब आप एक जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, इस पर थोड़ा सा इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा के उस फंड को आप क्रिएट कीजिए, और फंड से आप एग्री इंफ्रा और फार्मर्स को सपोर्ट कीजिए। जैसे आज आप बड़ा एक विचित्र सिनेरियो है कि देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल पेट्रोल हिंदुस्तान में महंगा है और वेजिटेबल ऑयल खाने की चीज सस्ती है। बायोडीजल जो है वो महंगा है और खाने का तेल सस्ता है। तो फूड इज चीपर देन पेट्रोल। तो ये बड़ा एक विडंबना है, उस पर भी हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तो अगर आप फार्मर को इंसेंटिवाइज ही नहीं करेंगे, उसको पैसा ही नहीं देंगे, तो वो क्यों बढ़ाएगा अपनी क्रॉप? तो हर आदमी चाहता है, जैसे डेयरी आप देखिए, दूध के प्राइसेस क्या हैं, 70-75 रुपीज एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का दूध है। बट हमारा जो ऑयल है वो 80 रुपीज लीटर चल रहा है, वो भी ब्रांडेड में। होलसेल में जाए तो शायद और सस्ता ही मिल जाएगा। तो प्राइसेस को देखना है, प्रोक्योरमेंट को देखना है, वैल्यू एडिशन की बात इसमें की गई है वोट ऑफ अकाउंट में। तो वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री को चाहिए, क्रॉप इंश्योरेंस चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। गवर्नमेंट हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आइडेंटिफाइड एरियाज हैं उनको देख रही है। अब उस पर वर्क कितना करती है, फंड कितना एलोकेट करती है, ये आने वाले बजट में अब जो आएगा उसमें देखा जाएगा। फुल बजट का इंतजार रहेगा। ये तो एक टीजर है, इसे ट्रेलर के तौर पर भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कि फुल बजट में किस तरह का एलोकेशन होगा, और सरकार की भी उम्मीद होगी, जो एसोसिएशंस है, जो इंडस्ट्रीज है, उनकी भी मदद मिले। आप बेहतर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहे थे देसाई सर, क्या लग रहा है आपको, क्या जीएम सीड्स को इंट्रोड्यूस करने का इंडिया के मार्केट में ज़रूरत है तिलहन में? क्योंकि हम ऑलरेडी इंपोर्ट के जरिए ऑलरेडी उस तरह के खाने के तेल खा रहे हैं, सारे स्टोर्स में तरह तरह की जीएम से बनी हुई चीज़ें मिल रही हैं, उसके बाद भी हम घरेलू बाजार में उसे नहीं उतार पा रहे, घरेलू किसानों के पास नहीं वो आ पा रहा है। क्या इसको लेकर काम करने की ज़रूरत है क्या देसाई जी? हाँ जी। तो मैं दो दो सब्जेक्ट बात करूंगा। जो एक तो आपने एक क्वेश्चन जो पूछा है, और दूसरा क्या है, व्हाट इज द बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस द होल इशू ऑफ रेम्युनरेशन फार्मर वर्सेस कंज्यूमर। सो आंसरिंग क्वेश्चन नंबर वन, प्रोडक्टिविटी अगर लो है तो आई थिंक इट इज डेफिनेटली अ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। और इसमें हम ना वियतनाम, ना अर्जेंटीना, ना मलेशिया, ना इंडोनेशिया, ना यूएसए, किसी कंट्री को हम कॉपी कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो है एकरेज है वो बहुत ही कम है। सो वी नीड टू हैव ए डिफरेंट अप्रोच टू आवर ओन प्रॉब्लम्स। प्रोडक्टिविटी इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, तो उसमें आई थिंक रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो गिवन है जजमेंट की जीएम टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते। एज फार एज वी आर कंसर्न, देखिए कॉटन में नियरली क्रॉप has gone up by 50-60% in the last 2-3 years itself.
तो वाई, बिकॉज इसमें जीएमओ कॉटन में अलो किया गया है. आई थिंक समटाइम बैक वी आर ऑल्सो अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ जीएम soy meal also. So I think I leave it to the technical committee of the government who have evaluated the risks of all the operations. So GM technology to as it is subject to the approval of the committee, scientific committee, I think it is definitely economically relevant, productivity wise, and also socially relevant, because that is one thing that can make the farm realization much better, definitely as seen by all the examples. On the other front, today we are in a peculiar situation. Ajay ji बोलने के बाद मैं ऐड करूंगा कि today edible oil is the lowest prices in the world. So 27-30% as per government record, the prices have come down, and we know it in the trade already. So like we were discussing, edible oil price today the needle has moved from consumer to the farmer, basically. How can we say that? Because you look at the soybeans which are harvested in November, by now it has gone still below MSP. Unlike mustard, उसमें government buying भी नहीं है. Mustard seed is also, I think, काफी कैरी आउट स्टॉक भी है. प्रोडक्शन का अंदाजा है कि लास्ट ईयर से मार्जिनली बेटर ही होगा, 7-8 लाख टन. सो हमको ये देखना है कि जब हम ऑयल सीड यहाँ का प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, हमको ये भी देखना है कि उसमें दो क्रिटिकल चीजें होता है. प्राइस रिस्क मैनेजमेंट फॉर द फार्मर, एंड नंबर 2 इज दैट टू एंश्योर दैट इट इज क्रश्ड ऑल्सो इन ए रेगुलर पेस. आज क्या हो गया कि ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ा है, वो गोडाउन्स में है, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी वी हैव इंपोर्टेड 2 million tons मोर ऑयल because that is cheaper. So we have given a very good thought out policy which will take some more time for everybody to realize कि इसमें टाइमली एक्शन बहुत जरूरी है. आगे जाके भी पिछले 5 साल में भी मतलब आगे 5 साल में भी जब ये इम्प्लीमेंट करते हैं, to ensure that the balance is maintained between industry and farmer and consumer is very important. So आप क्या करेंगे, हमने एक tabulation दिया था कि भाई you fix your MRP what you want, you fix your MSP, and depending on the global prices you automatically change the duty. मतलब आपको आज के दिन में 2020 के बाद कितना वॉलेटिलिटी मार्केट में देखा है आपको पता है. 40-50% मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड होता है. So you cannot have, being the largest buyer of the world, influencing the global prices, you cannot keep it static. तो हमने जरूर बोला है कि डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर हो, क्योंकि इसमें क्या है, आज आप एक प्रॉब्लम देखते हैं कि मील का शॉर्टेज है. अगर आप डिसीजन लेंगे 3 महीने के बाद, फिर वो गलत होगा, क्योंकि जब हार्वेस्ट आएगा तो मील इंपोर्ट आ जाएगा. सो स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी प्रोपगेट डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर, बैलेंसिंग बिटवीन फार्मर एंड कंज्यूमर, ताकि हम उस स्थिति में ही ना आ जाए कि बहुत एमएसपी को लेकर के या वेरी हाई कंज्यूमर को लेकर के हम उसमें बाद में रिएक्टिव वे में काम करें. हम चाहते हैं कि वो प्रोएक्टिव वे में काम करें. इवेंचुअली अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल पास्ट में देखेंगे, तो होता तो वही है कि जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता है तो ड्यूटी कटता है एंड रिवर्स होता है, लेकिन उसका टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. सो वी हैव गिवन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी सजेशन. दिस पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स, फॉर कंज्यूमर्स, फॉर द ऑयल पाम प्लांटेशन ऑल्सो, given the extreme volatility in the global markets and the role of India in the same. तो ये हमारा ओपिनियन रहेगा. ओके सर, सुझाव तो अच्छे हैं लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो दिक्कतें हैं. अजय जी, अब आपसे मेरा यही सवाल होगा. आपने मॉडल फार्मिंग की बात की, आप लोग चुनिंदा कुछ जगहों पे कुछ क्षेत्र में जाके काम करते भी है सी की तरफ से, लेकिन जो हथियार है किसानों के पास, देश में किसानों के पास, सिर्फ तिलहन ही नहीं बाकी फसलों के भी किसानों के पास जो हथियार है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं. यानी उनके पास जो खाद बीज जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है. उससे तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी. पिछले कुछ सालों में अगर आप उत्पादन के नंबर्स देखें तो स्थिर है, स्टेबल है, वहाँ से बढ़ोतरी तो दिख नहीं रही है. इंडस्ट्री क्या सपोर्ट कर सकती है? आप कैसे फार्मर से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि उनको ज़्यादा फायदा हो? आप एक्सट्रैक्टर्स, तिलहन के एक्सट्रैक्टर होने के साथ साथ किसानों के लिए एक्सट्रैक्टर्स ना बने, उनके लिए सपोर्टिव फैक्टर बने, ये कैसे कर सकते हैं सर? देखिए,
हम लोग जो किसी भी क्रॉप के लिए या फार्मर के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए प्राइस इंसेंटिव से बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमको ये इंश्योर करना होगा कि फार्मर को पैसे ज्यादा मिले उसके क्रॉप के, चाहे वो यील्ड बढ़ा के हो, चाहे वो कॉस्ट बढ़ा के हो, चाहे उसका कोई और मीडियम। उसके लिए जैसे हमने आप बताया आपको मॉडल फॉर्म में बेसिकली हम सेम जो चीजें हैं जो फार्मर करता आ रहा है उसी को करते हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको वेदर की इंफॉर्मेशन देना, उसका जो पेस्ट मैनेजमेंट करना, उसको कब क्या करना है, कैसे लगाना है, कैसे काटना है, ये सब देखते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारा फोकस है, अगर ये तो देखिए हम एक छोटे स्केल पे कर रहे हैं, इसको टाइम लगेगा, ये तो एक तरीका है कि हम उसको स्टैंडर्डाइज या बेंचमार्किंग कर रहे हैं। लेकिन जो अगर आपको एज ए इंडिया देखना है, मेरा फोकस थोड़ा सा मतलब मैं जो बताना चाहता हूँ कि जैसे आप इंडिया में इतनी 150 बिलियन जो पॉपुलेशन है, अगर उसको आपको फूड देना है, उसको वेजिटेबल ऑयल देना है, तो हमको बहुत फास्ट और बहुत कंक्रीट कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे हमको फार्मर को अच्छे प्राइसेस, सबसे पहले प्राइस देने पड़ेंगे। पिछले सालों में जो प्राइसेस ठीक रहे उसकी वजह से आप देखिए मस्टर्ड में करीब 25% क्रॉप बढ़ गई, अपार्ट फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले प्राइस इंसेंटिव है। प्राइस इंसेंटिव के लिए गवर्नमेंट को ये मानना पड़ेगा कि आपको क्या प्राइस ऑफ वेजिटेबल ऑयल यहाँ चाहिए। वो मतलब गवर्नमेंट इंटरनेशनली अगर कोई वजह से घट गए प्राइस तो यहाँ घट जाए, वहां बढ़ना। जैसे पेट्रोल में गवर्नमेंट एक बेंचमार्क लेके चलती है कि उसको 100 रुपए लीटर के आसपास रखने हैं, प्राइस बढ़ेगा तो वो एब्जॉर्ब करेगी, कम होगा तो वो अपने बफर में ले जाएगी। सिमिलरली उसको वेजिटेबल ऑयल में एक प्राइस लेके चलना पड़ेगा जिसमें इंडस्ट्री भी वर्क कर सके, फार्मर भी वर्क कर सके और कंज्यूमर भी वर्क कर सके। आप एक घर में एक फैमिली 5 लीटर से ज्यादा तेल नहीं खा सकती। अगर 2 रुपए बढ़ेगा तो 10 रुपए की कॉस्ट आती है। तो इसका ह्यू एंड क्राई नहीं होना चाहिए, मतलब आप उसको पैसे दीजिए। सेकेंडली जो हमारा फोकस है कि आप ऑयल सीड और ऑयल को एज अ पूरा एक सिगमेंट की तरह देखिए। जैसे ऑयल एक पार्ट है, सरसों हो या सूरजमुखी हो या सोया हो, उसमें 30% या बिलो ही ऑयल होता है। एवरेज अगर आप सारी क्रॉप्स को मिला लीजिए तो ऑयल का पोर्शन 25 से 30% आएगा। तो बाकी 75% उसमें मील है। अगर मील के प्राइसेस, मील का डिस्पोजल या मील का एक्सपोर्ट, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं टेक केयर की जाएंगी तो ऑयल की क्रशिंग ही नहीं होगी। तो आपको वो भी देखना है। अब उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हमारा सजेशन ये है कि गवर्नमेंट एक फूड मिनिस्ट्री अलग बनाए, एक एमओएस बनाए या कोई कमिश्नर बनाए जो फूड को देखे, हमारी प्रॉब्लम्स को डे टू डे देखे। हमको 4 मिनिस्ट्री में अपने आइडियाज या अपने सपोर्ट के लिए दौड़ना पड़ता है और वहां से फिर अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिसीजन होते हैं, तो उसके लिए एक अलग हो। लास्ट चीज ये है कि फूड की नॉलेज नहीं है। आपके यहाँ सब्जेक्ट सब कुछ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन फूड के बारे में आपको क्या खाना है शायद बहुत लोगों को क्लियरिटी ही नहीं है, किसको क्या खाना है, कौन सा वेजिटेबल ऑयल अच्छा है। तो फूड के बारे में डेसिमेशन ऑफ नॉलेज, फूड के बारे में अगर कोई रिसर्च करना है, आर&डी करना है, कोई इंस्टीट्यूट बनाना है, तो उसमें भी इंडस्ट्री को लीजिए। इंडस्ट्री को मालूम है उसको क्या बनाना है, क्या चीज वर्ल्ड में चल रही है, इंडस्ट्री ज्यादा अवेयर है, उसमें इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन लीजिए। और इसका एक चैंपियन नियुक्त कीजिए जो इसमें फास्ट डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर सके इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री के लिए भी रॉ मटेरियल उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे फार्मर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंडस्ट्री चाहती है कि फार्मर को भी नॉलेज दे, फार्मर को भी सपोर्ट करे प्रोक्योरमेंट के जरिए, आर&डी के जरिए, और कंज्यूमर को भी अच्छा प्रोडक्ट दे। तो इंडस्ट्री से तो बढ़िया कोई लिंकेज है ही नहीं। लेकिन इंडस्ट्री की बात सुनी जाए, इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए, इंडस्ट्री के साथ बैठा जाए, तो हम बहुत से आइडिया दे सकते हैं, हम बहुत गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत एक्सेलरेट कर सकते हैं इस विजन को गवर्नमेंट के। बिल्कुल, बहुत अच्छे सुझाव है आपके। इस वजह से इस तरह के हेल्दी डिस्कशन ही होने चाहिए। सिंगल विंडो बनाना जरूरी, अलग अलग मंत्रालयों तक आप जब जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें तो देरी होगी ही। जागरूकता बढ़ाना होगा किसानों के लेवल पे भी, और जो इस पूरे वैल्यू चेन से जुड़े हुए लोग हैं उनको लेकर भी। इंडस्ट्री और मार्केट से लिंकेज भी ज़रूरी है। सुधाकर जी, अब भाव की बात कर रहे थे अजय सर, जैसा एमएसपी के नीचे दो अहम आपके तिलहन हैं, सोयाबीन और सरसों। पिछले जब कोरोना काल में आपने देखा जब दाम अच्छे मिले थे तो सरसों की रिकॉर्ड पैदावार भी हुई थी, लेकिन अब जब एमएसपी के नीचे है भाव और दूसरी तरफ रिकॉर्ड इंपोर्ट भी आप कर रहे हैं और आत्मनिर्भर की भी बात कर रहे हैं, तो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। कैसे होगा ये सब कुछ? एक तरफ तो अब सब कुछ चीजें आप उल्टी कर रहे हैं और सीधी चलने की भी बातें कर रहे हैं। बहुत सिंपल है।
इसका आंसर तो बहुत सिंपल है कि जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बोल रहा था कि इस वक्त अगर प्राइसेस कंफर्टेबल है, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है कि ये देखिए, हमने इंडोनेशिया में भी देखा था। 1 महीने 2 महीने के लिए कंज्यूमर के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। फिर बाद में 1 महीने के अंदर प्राइसेस जो एफएफबी का है, पाम फ्रूट का है, ग्लोबली इतना गिर गया है कि अभी फोकस एकदम फार्मर के ऊपर आ गया था, उसका रेम्यूनरेशन के ऊपर। So government priority will keep shifting. So that's why we want to give a more stable. The word is balancing act. You have to balance. It's a very tough job. So you have to balance between consumer and prices and run it very smoothly. It's our responsibility. Keep being a biggest buyer in the world. सेकंड चीज जो आप बोल रहे हैं कि एमएसपी का रिलेटेड इशू, हम तो बोलेंगे कि देयर इज आल्सो मेक इन इंडिया इशू फॉर द इंडस्ट्री। आई थिंक रिफाइंड ऑयल जो 16 मिलियन टन हम बोल रहे थे इंपोर्ट हुआ है, उसमें करीब करीब 3 मिलियन टन तो रिफाइंड ऑयल आया है, मतलब फिनिश गुड्स आया है। तो इट हैज कम एट द कॉस्ट ऑफ द रिफाइनिंग इंडस्ट्री हियर। सो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया में अगर ठीक रखना है तो हमारा रिकमेंडेशन नंबर 1 कि रिफाइंड ऑयल में ड्यूटी थोड़ा बढ़ा दे। इससे क्या होगा, 3-4% ही बढ़ा दे, 5% ही बढ़ा दे। उससे क्या होगा कि रिफाइंड ऑयल का जो आना खत्म हो जाएगा, इंपोर्ट रेगुलेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक सीट जो है वो एमएसपी के ऊपर चले जाएगा। सो आवर response number one would be to increase the differential between crude and refined, and this will help industry also and farmer also. तो वो तो एक एकदम क्लियर है, साफ साफ सॉल्यूशन दिखता है। दूसरा लॉन्गर टर्म अगर सोचे कि ऑटोमेटिकली आई थिंक ये क्विक डिसीजन मेकिंग बिटवीन द टू, like Ajay ji also said that price is a very important trigger for the farmers. अगर price protected है, अगर उनको भरोसा है कि then automatically they will increase the productivity. And number 3, we should not keep produced oil seeds in stocks, either in the trader's hands or industry hand. It should get crushed and it should outflow. Then what happens? Month on month आपका imports भी regulate रहेगा। अब इंडिया बहुत ज़्यादा import नहीं करेगा suddenly, instead of smooth functioning, तो ग्लोबल मार्केट भी रिएक्ट करेगा। सो आई थिंक दिस इज द अपॉर्चुन टाइम फॉर इंडिया, एन अपॉर्चुनिटी। और चलिए अप्रैल तक तो मार्केट थोड़ा टाइट है पाम का, लेकिन मई जून के बाद देयर इज अ बिग साउथ अमेरिकन क्रॉप। आई थिंक अर्जेंटीना क्रॉप इज डबल दैन लास्ट ईयर, which has reached its normal level. Sun oil is waiting for Indian demand. In fact, मैं तो बोलूँगा कि sunflower oil global market is very much dependent on what India does or how much it buys. सिमिलरली आगे जाके पिछले 3-4 आगे बाय अप्रैल मई जून, कम से कम मेरा अंदाजा है अप्रैल मई तक कि आपका मस्टर्ड, सोया, पाम, सनफ्लावर ऑयल सब एक ही भाव हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एसएनडी फैक्टर्स बिहाइंड द सेम। तो आई थिंक कंज्यूमर विल हैव वेरी कंफर्टेबल प्राइस, and also all oils will be available more or less at a very narrow range, unlike previous, let's say, a couple of years. नंबर 3, रिफाइंड ऑयल को थोड़ा रोक लगा के ड्यूटी बढ़ाने से एमएसपी का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। ह्यूज गवर्नमेंट बाइंग करके सपोर्ट करने के भी, क्योंकि उसमें भी बहुत खर्चा लगता है। वी नो फ्रॉम द इंडस्ट्री, व्हेन यू बाय लॉट ऑफ ऑयल सीड्स यू लिंक अ लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल, लॉट ऑफ गोडाउन स्पेस, देयर इज लॉट ऑफ कॉस्ट, देयर इज आल्सो अ रिस्क ऑफ प्राइसेस for anybody who holds the stock. So for a smooth functioning, we would say number 1, increase the duties on refined oil products, control the overall imports, help the farmers. I think it's our responsibility to ensure कि prices MSP के नीचे ना जाए. That's an assured thing. I think we should definitely support that. Before the national mission on oil seed is implemented, short term में कम से कम ये तो कर सकते हैं कि ड्यूटी थोड़ा बढ़ा दे, बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4%। उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। देयर इज नॉट थ्रेट ऑफ कंज्यूमर प्राइसेस, क्योंकि 30% तो लोएस्ट तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो दैट विल बी माय शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच। ओके, बिल्कुल सही सुझाव है। आप लोगों के सुझाव काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें किसानों को अगर बेहतर भाव देना तो सबसे अहम है, तभी किसान इस ओर आएंगे, उनका रुझान खेती पर होगा। साथ साथ उनको जागरूक करना होगा, उन्नत खाद बीज उन्हें मुहैया करानी होगी।
इस सेक्टर में निवेश को बढ़ाना पड़ेगा और इंडस्ट्री के साथ उन्हें लिंक करना पड़ेगा, और इंडस्ट्री की जो दिक्कतें हैं उसके लिए सिंगल विंडो होनी चाहिए, उनकी समस्याएं जल्द से जल्द दूर हो, और इंडस्ट्री से अगर राय लेंगे तो ग्लोबल लेवल की जो कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी हैं वो यहाँ पर किसानों तक, ग्राउंड तक पहुँच पाएंगी। साथ ही तिलहन उत्पादन के लिए इंसेंटिव को भी बढ़ाना पड़ेगा। और एक मांग जो इंडस्ट्री की तरफ से लगातार रही है कि जो रिफाइंड ऑयल है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना होगा, और क्रूड और रिफाइंड के जो ड्यूटी का जो फर्क है उसके गैप को काफ़ी बड़ा करना पड़ेगा, तब ये काम हो सकता है। क्योंकि जब तक भाव नहीं मिलेंगे, इंडस्ट्री को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, घरेलू इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं होगा, तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। शुक्रिया सुधाकर सर आपका, अजय सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बजट के फैसलों पर अपनी बारीक बातें रखी और क्या क्या अहम सुझाव हो सकते हैं वो सुझाव भी दिए। तो इस खास पेशकश को वहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।